स्वागत है अनोखी और अद्भुत कहानियों के इस प्लेटफॉर्म पर। न जाने क्यों आज की जनरेशन को पुरानी पीढ़ी के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। गैप बढ़ता ही जा रहा है। कुछ उन्हें स्वार्थी कहते हैं तो कुछ बिगड़े हुए नवाब। मगर नई जनरेशन के बच्चों को इस तरह उलाहना देना यह भी उचित नहीं है, खास तौर पर जब हमारे मध्य कुछ ऐसे होनहार बच्चे भी हैं जिनसे हमारी नई पीढ़ी के लोग कुछ सीख सकते हैं, उनसे प्रेरणा भी ले सकते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही बाल नायक की है जो वाकई में हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। कभी कभी जिन लोगों से हम कभी नहीं मिलते, जिन्हें हम थ्रू सोशल मीडिया ही मात्र थोड़े समय से ही जानते हैं, उनका हम पर उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है जिन्हें हम हमेशा से जानते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपके जीवन में आते हैं और आपको वहां सूरज की रोशनी दिखाते हैं जहां आपको सिर्फ बादल नजर आ रहे हों। आज की कहानी एक ऐसे ही 13 वर्षीय बालक की है जिससे मैं कभी मिला नहीं, कभी नहीं मिला, मगर मेरी कहानियों ने उसे इतना प्रेरित किया कि उसने लॉकडाउन के समय स्वयं ही एक वीडियो बनाया और मुझे भेजा। नमस्कार। तो आज मैं अभी शर्मा, ऑथर बाल्मीकि रामायण, आप सभी को बताना चाहता हूँ मुकेश शर्मा सर के बारे में। मुकेश शर्मा सर ही इज अ रियली ग्रेट स्टोरी टेलर मित्रों। मैं उनको बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूँ, बहुत ही ज्यादा मैं बड़ा उनका फैन हूँ। और उनकी जितनी भी स्टोरीज होती हैं, चाहे वो हम ले एक पिज्जा की कीमत या फिर शेर की पाठशाला या फिर हम ले प्यार में कभी कभी ऐसा भी होता है, आम का पेड़, जितनी भी स्टोरीज है मैंने सारी सुनी है और मैं उनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूँ मित्रों, सच में। और आप भी, मैं यही कहूंगा कि उनकी स्टोरी जरूर सुने, क्योंकि उनकी स्टोरीज में इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से वो बताते हैं कि कैसे ये सारा इंसिडेंट हुआ। और सच में ऐसा लगता है कि हम भी वहीं खड़े खड़े ये पूरी स्टोरी देख रहे हैं। और एंड में मुझे यह नहीं समझ में आता कि सर इतने शॉर्ट में नेक्टर स्टोरी का जो मेन कंटेंट होता है, मॉरल होता है, वो कैसे इतना ग्रेटली बता देते हैं मित्रों। तो सच में आप लोग स्टोरीज को जरूर सुनिएगा, क्योंकि हर फील्ड में, चाहे भगवान की ही बात ले ले, भगवान भी भक्ति में श्रवण को प्राथमिकता देते हैं। तो आज की स्टोरी से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आप लोग आज की स्टोरी देखिए, लेकिन उससे पहले मुकेश सर के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आप लोगों को उनकी स्टोरी के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे और आप लोग भी उनकी स्टोरीज को एंजॉय कर सकें। धन्यवाद। जी हाँ, आप पहचान गए होंगे इंदौर के वंडर बॉय अभी शर्मा को, जैसे हाल ही में प्रधानमंत्री के बाल पुरस्कार से नवाजा गया और जिसने लॉकडाउन के दौरान बाल्मीकि रामायण लिख डाली। 13 वर्षीय अभी को बाल्मीकि रामायण लिखने का विचार आया क्यों? क्योंकि उसका मानना था कि लोग, विशेष रूप से छोटे बच्चे, अपनी जड़ों और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र के बारे में बिल्कुल भूल गए हैं। उसने कहा कि उसके माता पिता उसके हितों के साथ बहुत सहायक थे और उन्होंने अक्सर उसके लेखन, शास्त्रों और भारतीय संस्कृति के तर्कों का समर्थन भी किया। अभी एक लेखक होने के साथ साथ एक प्रेरक वक्ता भी है। अभी के सरल स्वर और विनम्र चरित्र ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के दौरान हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल जीत लिया। परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री महोदय, मेरा चरण स्पर्श स्वीकार करें। नमस्कार। अभी आप लेखक भी हैं, व्याख्यान भी देते हैं, आपने बाल्मीकि रामायण भी लिखी है जी। इतना सारा काम आप कैसे कर पाते हैं? बचपन बचा है कि वो भी चला गया है? सर ये सब भगवान श्री राम का आशीर्वाद है कि मैं इतना सब कर पा रहा हूँ, क्योंकि सर गीता में ही लिखा है 7वां अध्याय 8वां श्लोक की रसोहम पशु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम रशु, यानी कि मनुष्य में जो सामर्थ्य है वह मैं हूँ। सो इसीलिए ही मैं ये मानता हूँ कि यह सब भगवान का ही आशीर्वाद है और यह मेरे माता पिता, सारे परिजन और सारे चाहने वालों के आशीर्वाद की वजह से ही मैं कर्मठता से यह सारी चीजें कर पाता हूँ। अच्छा ये बताइए अभी कि रामायण में के संबंध में लिखने का ख्याल आपको सबसे पहले कब और कैसे आया? सर
इसकी प्रेरणा स्रोत भी कहीं ना कहीं आप ही रहे हैं। लॉकडाउन 2020 में जब हम सभी लोग, खासकर हम बच्चे, पूरी तरीके से हताश हो गए थे, तब आपने टीवी पर रामायण प्रसारित करवाई। और जब मैंने रामायण देखी तो मैं रामायण से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ, क्योंकि कहा जाता है नॉलेज इज बेटर कॉट नॉट टॉट। मैंने पहले भी रामायण का श्रवण किया था, पठन किया था, परंतु जब मैंने रामायण को देखा तब मुझे लगा कि भगवान श्री राम का चरित्र आजकल हम बच्चे भूलते जा रहे हैं। सो इसीलिए ही मैंने यह बालमुखी रामायण 250 छंदों में लिखी, ताकि भगवान श्री राम ने रामायण के थ्रू जो आदर्श स्थापित किए हैं, जैसे कि रेस्पेक्ट, आजकल हम लोग पेशेंस बहुत ज्यादा खो देते हैं, तो पेशेंस, ओबीडियंस, तो ऐसे सारे आदर्श हम बच्चे इस रामायण से सीख सकते हैं, अपने जीवन में उतारकर एक आदर्श जीवन जी सकते हैं। और मैंने इस रामायण को 10 भागों में बांटा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो इसके पहले भाग राम जन्म के कुछ छंद मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। सुनाइए। बिल्कुल, वह छंद ऐसे है। देवनान किए विनती जब, हरि जन में मां धरती पर तब, दशरथ के घर उत्सव आया, अवधपुरी में उल्लास था छाया। अवधराज के 4 दुलारे, राम लखन भरत शत्रुघ्न प्यारे, चारों कुमार अवध के प्राण, धीर वीर ज्ञानी बलवान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, अभी आप रामायण में डूब गए, पिछले लॉकडाउन का आपने उपयोग कर लिया। रामायण में वो कौन सा पात्र है, कौन सा चरित्र है जो आप पर बहुत ही प्रभावी है, आप पर, आपकी उसके प्रति श्रद्धा बन गई है? सर ऐसे तो एक ही है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। क्योंकि आजकल के जीवन में जीने के लिए हमें जो भी आदर्श की जरूरत है, एक आदर्श इंसान को कैसा होना चाहिए, भगवान श्री राम ने त्रेता युग में ही वह सारी चीजें दर्शा दी थी। वह कैसे सबको साथ लेकर चलते थे, कितना धैर्य वह रखते थे और सबका कितना आदर करते थे। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मुझे भगवान श्री राम से सीखने को मिलती हैं। सो ऐसे आदर्श तो मेरे भगवान श्री राम ही हैं। तो अभी परिवार में सब तंग आ जाते होंगे, दिन भर तुम्हें रामायण रामायण करते रहते होंगे, तो घर के सब लोग नाराज हो जाते होंगे। नहीं सर, सौभाग्य से मेरे माता पिता मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बचपन से ही इन्हीं से मैंने रामायण, महाभारत, गीता, इन सब का चीज सुनी। और श्रीमद् भागवतम में 7वें अध्याय में, 7वें कैंटो में लिखा है कि जब हम कोई भी आदत बचपन से ही डेवलप कर लेते हैं तो वह हमारे साथ जीवन भर रहती है। तो घर में भी जैसे कोर्ट के अंदर वकील धाराओं का उपयोग करके लड़ाई लड़ते हैं, तो तुम भी घर में शास्त्रों का उपयोग करते लड़ाई लड़ते हो क्या? नहीं सर, शास्त्रों का तो मैं जरूर ही उपयोग करता हूँ, परंतु मैं बच्चों को सिखाने में इनका उपयोग करता हूँ। मेरे मिशन संस्कार और शिक्षा के अंतर्गत मैं बच्चों को भारतीय शास्त्रों, भारतीय कल्चर के बारे में बताता हूँ और यह बताता हूँ कि कैसे हमारा जो भारतीय कल्चर है कितना ग्लोरियस है, कितना रिच है वह, और हम कितने आगे हैं। क्या अभी ये मध्य प्रदेश के पानी में ही कोई विशेषता है क्या, इस प्रकार के बच्चे तैयार होते हैं? जी हाँ सर, यह मालवा भूमि तो इतनी सुंदर रही है। इसने लता मंगेशकर मैम, इतने बड़े बड़े इन्होंने वीर दिए हैं। देवी देखिए, मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। जी। आपके एक मुख्यमंत्री उमा भारती जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है। जी। वो बहुत छोटी थी तब वो व्याख्यान करती थी। जी। तो गुजरात में, अहमदाबाद में उनका मणिनगर इलाके में व्याख्यान था। आज से करीब 45-50 साल पुरानी बात है। अच्छा। अखबारों में बहुत चर्चा होती थी, तो हम भी सुनने के लिए चले गए। अच्छा। और मैं हैरान था, उतनी छोटी उम्र में जिस प्रकार से वो धारा प्रवाह वक्तव्य देती थी, जिस प्रकार से शास्त्रों का बहुत ही सटीक रूप में उल्लेख करती थी, संस्कृत बोल लेती थी, चौपाइयाँ गा लेती थी और अपनी बचपना की हरकतें भी करती थी मंच पे बैठे बैठे। मैं बहुत प्रभावित हुआ था। बहुत 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 साल पहले की बात है, तब उनकी आयु बहुत छोटी थी। तो मुझे लगा कि शायद मध्य प्रदेश में ये कुछ ताकत ऐसी है कि सब इसी प्रकार के विद्वान लोग बचपन में ही तैयार हो जाते हैं।
चलिए, आपके माताजी पिताजी को भी मैं प्रणाम करता हूं, ताकि उन्होंने आपको संस्कारित किया, आपको एक नई ऊर्जा दी। और बहुत कम माँ बाप होते हैं जैसे इस प्रकार के काम में बच्चे को जाने दे, वरना रोक लेंगे। देखिए, आपकी उम्र और आपका काम इस बात को साबित करते हैं कि बड़े काम करने के लिए कोई उम्र छोटी नहीं होती है। आप सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है। आप जो भी करें पूरा मन लगाकर करें, इस सोच के साथ करें कि मेरा काम देश को कैसे लाभ पहुंचा रहा है। पद, प्रतिष्ठा, आपकी उपलब्धियां भी कभी कभी आप पर दबाव बनाती है। किसी भी चीज का दबाव खुद पर ना आने दे। आपको आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप ना आशीष हमेशा मुझ पे बनाए रखें। दरअसल अभी को 2 साल की उम्र से ही श्लोकों और मंत्रों का पाठ करने की आदत थी। 2.5 साल की उम्र में बालक अभी लगभग 200 से 300 हिंदी और अंग्रेजी कविताओं को याद करने में सक्षम हो गया और आसानी से कलर बैंक और एटीएम की पहचान कर सकता था। तब अभी के माता पिता ने महसूस किया कि एक बच्चे के रूप में अभी के पास अद्भुत कौशल था और उन्होंने उसे विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अपना पूरा समर्थन प्रदान किया। एक बार रवि की मदर श्रीमती विनीता शर्मा जी का मेरे पास एक फोन आया। उनका कहना था कि अभी अपने प्रोग्राम सेलिब्रिटी कॉर्नर विद अभी के 27 मई 2021 को 1 वर्ष पूरे कर रहा है और इस सिलसिले में अगर मैं उसे आशीर्वाद स्वरूप कुछ कह सकूं तो अच्छा होगा। तो इस बार मैंने अभी के लिए कहानियों का एक खास माला बनाई, माला पिरोई रादर, एक ऐसा वीडियो जो अभी तक अभी के सिवाय आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है। आज मैं वो आपके साथ साझा कर रहा हूं। प्रिय अनुज अभी, तुम 27 मई को अपने शो सेलिब्रिटी कॉर्नर विद अभी के 1 वर्ष पूरे कर रहे हो। ये दिन तुम्हारी जिंदगी में एक मील के पत्थर के समान है। ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी के विभिन्न अर्थ हैं, सूर्य, हवा, ईमानदार वगैरह वगैरह। तुम सारे अर्थों का एक पूर्ण मिश्रण हो। ईश्वर करे कि तुम हमेशा सर्वगुण संपन्न रहो। एक बार एक व्यक्ति एक फूल वाले के पास आया और बोला, एक माला बना दो। फूल वाले ने पूछा, कौन से फूलों की माला बना दूं साहब? बड़े फूल डालूं कि सिर्फ छोटे? माला के बीच में कौन सा फूल चाहिए? उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ऐसे ही सब फूल मिलाकर एक माला बना दो। मगर उस फूल वाले को अपना काम आता था और उसने यही सोचकर ऐसी माला पिरोई जिसे लोग याद रख सकें। आओ अभी देखें उस माला का हर फूल क्या कहता है। पहला फूल, जिंदगी में अपने काम से कभी भी सेटिस्फाई मत होना। एक शिखर जीतने के बाद दूसरी चोटी को फतेह करने की जिज्ञासा को खत्म मत होने देना। माला का दूसरा फूल, तुम्हारे माता पिता और हम सब एक इरेजर की तरह तुम्हारी जिंदगी में आए हैं। तुमने एक पेंसिल की तरह जब भी कोई भूल की तो उन्होंने उसे मिटाकर ठीक कर दिया। मगर इरेजर जब भी कुछ मिटाता है ना तो उसका कुछ भाग भी खत्म हो जाता है और फिर एक समय ऐसा भी आता है अभी जब इरेजर पूरी तरह खत्म होकर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। मगर खत्म होने से पहले वो तुम्हें एक नए इरेजर के हाथों में सौंप देता है तुम्हारी आगे की जिंदगी को संवारने के लिए। इसलिए अपने इरेजर को कभी भी भूलना मत। माला का तीसरा फूल, हमेशा अपने कार्यों को कैसे ना करें इसकी गलती ना हो ये याद रखना। मतलब सिंपल, हाउ नॉट टू डू थिंग्स इज अ ग्रेटर लर्निंग देन हाउ टू डू थिंग्स। चौथा फूल, बैकवर्ड प्लानिंग में विश्वास रखना। पहले गोल पोस्ट देखो, फिर डिस्टेंस को पीछे आकर के इस तरह एडजस्ट करो कि जब भी तुम जहां से भी बॉल मारो या गोल को मारो तो बॉल सीधा गोल पोस्ट में जाकर ही वहीं गिरे। यानी बैकवर्ड प्लानिंग इज बेटर देन फॉरवर्ड प्लानिंग। माला का पांचवा फूल, विजुलाइज करो कि जिंदगी चाय या कॉफी की तरह और कप्स मात्र एक पात्र हैं जो कि चाय और कॉफी की गुणवत्ता को बढ़ा नहीं सकते और नहीं कम कर सकते हैं। अतः जिंदगी को चाय या कॉफी की तरह जियो। कप्स महंगे या सस्ते हैं परवाह मत करना, यू विल एंजॉय योर लाइफ, बिलीव मी। छठा फूल, जो कुछ भी आगे के जीवन में करो वो यही सोच के करना कि तुम तिनका तिनका करके घर बना रहे हो जिसमें शायद तुम्हें ही रहना पड़े। इसलिए हर घर को बनाते समय लगाना, जल्दीबाजी मत करना, वरना उम्र भर यही सोचते रहोगे कि अरे यार इसमें मुझे ही रहना था तो और बेहतर बना सकता था।
सातवां फूल, हमेशा इनोवेटिव और एक्टिव रहना, यही सोचकर कि तुम्हारे जीवन के पानी के टैंक में एक शार्क है जो तुम्हें आसानी से बैठने नहीं दे रही। ये शार्क तुम्हें सदैव सचेत रखेगी, चाहे तुम कितनी भी उम्र के हो जाओ। आज की ये कहानी फूलों की माला को अब यही विराम देता हूं, और अभी यूं तो माला में पिरोने के लिए और भी ढेर सारे ऐसे ही सुंदर फूल हैं मेरे पास, मगर एक बड़ी और भारी माला बनाकर तुम पर मैं बोझ नहीं डालना चाहता। सदैव प्रसन्न रहो, दुनिया की हर खुशी चलकर तुम्हारे पास आए, यही कामना करता हूं बेटे। जीते रहिए। अभी ने 2020 में मुफ्त वैदिक गणित पढ़ाया और साथ ही साथ 2021 में ऑनलाइन कोडिंग की, और इसके लिए उसे एक प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए पुरस्कार में मिले। अभी ने 2 सप्ताह की कड़ी मेहनत के बाद एक प्रोग्राम बनाया, अत्याधुनिक माधव, जिसको वो माई एडवांस डोमेस्टिक हैंडलिंग ऑफ एआई वर्जन के रूप में जाना जाने वाला एक ऑल इन वन कंप्यूटर आधारित वॉइस कमांड ऐप है, जो घर पर अपने कंप्यूटर पर वॉइस कमांड के माध्यम से काम करता है। अभी एक मल्टीटास्कर है और उसे अलग अलग चीजें करने और अनजान चीजों को एक्सप्लोर करने में मजा आता है। वो स्कूल कॉलेजों में प्रेरक भाषण देते हुए भी आगे बढ़ता है। अपने शुरुआती कौशल के कारण उसका आधा घर पहले से ही पुरस्कार और पदक से भरा हुआ है। और जाते जाते एक नजर इस मल्टीटास्किंग वंडर बॉय के उस वीडियो पर जहां उसने मुझसे सवाल किया था अपने सेलिब्रिटी शो पर। ओके सर, तो आपका फेवरेट कार्टून कौन सा? मीन्स उस समय कार्टून या सीरियल आपके टाइम पर कम ही आते थे, तो आपका कोई है? We only enjoyed, हम तो वही टॉम एंड जेरी एंजॉय करते थे। अच्छा, ओके सर। टॉम एंड जेरी तो मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सभी अभी तक भी एंजॉय करता है। इट्स एवरग्रीन सर। जी ग्रेट सर। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मेरी फेवरेट मूवी मेरे जमाने में थी, मैं जिसको हाँ, कश्मीर की कली। हाँ, कश्मीर की कली। आपका फेवरेट खाना कौन सा है? फूड। मेरा फेवरेट खाना यार दाल रोटी सब्जी। ग्रीन सब्जी मुझे चाहिए, दाल मुझे चाहिए, थोड़ा दही मिल जाए, मेरा काम हो गया जिंदगी में, और कुछ नहीं चाहिए। एकदम सात्विक। एकदम सात्विक। वाओ, ग्रेट सर, सच में। ओके सर, तो यहाँ पर मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? फेवरेट सॉन्ग, गाना यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं कहीं दूर तुम, कहीं दूर तुम चले जा रहे थे जुदा जुदा, मुझे आप किस लिए मिल गए। ग्रेट सर, बहुत ही सुपर। तो सर यहाँ पर फास्टेस्ट सिंगर फर्स्ट राउंड में एंड करना चाहूंगा और दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आजकल आप लोग देखते होंगे कि मुकेश शर्मा सर की जो स्टोरीज है वो बहुत ही ट्रेंड हो रही है, और उनके चैनल का नाम है मुकेश शर्मा कहानियों का अनोखा अंदाज। वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि उनकी कहानियों का सच में ही एक अनोखा ही अंदाज होता है। वह ऐसे कहानी सुनाते हैं और लास्ट में पूरी कहानी का जो मॉरल है, उसमें जो गूढ़ रहस्य है, उसको इतने अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे कि बहुत ही औसम होती है इनकी कहानियां। मैं जरूर इनकी कहानियां देखता हूँ। तो सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी छोटी सी एक कहानी आप अगर हमें सुनाना चाहें तो बिल्कुल ही आप सुनाइए सर, हमारा सौभाग्य। एक बड़ी फेवरेट कहानी है जो आज के दौर में भी काफी इंपॉर्टेंट है और एक व्यंग भी है समाज पर इनडायरेक्टली, वो है जंगल के राजा शेर की पाठशाला का रिजल्ट। जंगल के राजा शेर की पाठशाला का रिजल्ट हुआ यूं कि जंगल के राजा शेर ने यह ऐलान कर दिया कि आज के बाद उनके जंगल में कोई भी जानवर का बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। हर पशु अपने बच्चे को स्कूल भेजना होगा और राजा साहब का स्कूल सबको पढ़ा लिखा कर सर्टिफिकेट बांटेगा। तो साहब बच्चे चले स्कूल, हाथी का बच्चा भी आया, शेर का बच्चा भी आया, ऊंट का बच्चा भी आया, जिराफ का आया, बंदर का बच्चा आया, खरगोश आया, कछुआ आया, मछली आई, सभी आए। तो साहब पहला यूनिट टेस्ट हुआ। अभी पहले यूनिट टेस्ट में हाथी का बच्चा फेल। अब हाथी की पेशी हुई स्कूल में, तो मास्टर ने बोली आपने पैदा करके मुसीबत छोड़ दी मेरे लिए, औलाद पर ध्यान दीजिए, फेल हो गए हैं जनाब, इनके कारण मेरे स्कूल का रिजल्ट खराब होगा और आपके नालायक बेटे के कारण मेरे स्कूल का रिजल्ट खराब हो, ये मुझे मंजूर नहीं। तो हाथी बोला जी किस सब्जेक्ट में फेल हुआ है बच्चा मेरा? मास्टर ने बोली पेड़ पर चढ़ने पर फेल हो गया भाई। तो अब क्या करें मैडम? हाँ। अरे ट्यूशन कराओ, कोचिंग में भेजो।
अब हाथी की जिंदगी का एक ही मकसद रह गया था कि किसी भी तरीके से उसने अपने बेटे को पेड़ पर चढ़ाना सिखाना है और उसमें उसे टॉप कराना है। चलिए साहब, 1 साल बीत गया, फाइनल रिजल्ट आया तो इसमें हाथी, ऊंट, जिराफ सबके बच्चे फेल। हाथी, हाँ, बंदर की औलाद ने टॉप किया। तब प्रिंसिपल ने बंदर के बच्चे को बुलाकर उसका अभिनंदन किया और उसको मेडल दिया। बंदर ने भी उछल कूद करके कलाबाजियां दिखाई और अपना इजहार किया खुशी का। अच्छा, इधर अपमानित हो रहे हाथी, ऊंट और जिराफ के तीनों लोगों ने अपने बच्चों की कर दी पिटाई। नालायकों, इतने महंगे स्कूल में हम तुम्हें भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, तुम्हें ट्यूशन लगवाया, कोचिंग लगवाई, फिर भी तुम लोग आज तक पेड़ पर चढ़ना नहीं सीख पाए। सीखो, बंदर के बच्चे से सीखो, पढ़ाई पर ध्यान दो। अच्छा, मजा ये हुआ कि फेल मछली भी हुई, लेकिन स्विमिंग में फर्स्ट आई, बाकी सब्जेक्ट में फेल। तो मास्टर ने बोली मछली की माँ से, जो स्कूल आई थी, आपकी बेटी का अटेंडेंस में प्रॉब्लम है मैडम। तो मछली ने आंखें दिखाई और बोली अपनी बेटी से, मछली की माँ बोली अपनी बेटी से, तुम्हारी अटेंडेंस की क्यों प्रॉब्लम भाई? तो मछली की बेटी बोली, माँ मेरा दम घुटता है, यहाँ मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है, मुझे नहीं पढ़ना है स्कूल में। हमारा स्कूल तो तालाब में होना चाहिए था, ये तो राजा साहब का स्कूल है। तो माँ भड़क गई मछली की, बोली तालाब वाले स्कूल में तुझे भेजकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी। समझ में कुछ, समाज में हमारी कुछ इज्जत है, कुछ रेपुटेशन है मेरी, तुमको इसी स्कूल में पढ़ना होगा और पढ़ाई पे ध्यान दो। इधर ये सिलसिला खत्म हुआ, उधर हाथी, ऊंट और जिराफ अपने बच्चों को सड़क पर पीटते हुए ले जा रहे थे। रास्ते में बूढ़े बरगद ने पूछा, भाई क्यों पीट रहे हैं बच्चों को? तो जिराफ बोला, अरे साहब ये पेड़ पर चढ़ना फेल हो गए हैं, इन्हें नहीं आता पेड़ पर चढ़ना। तो बूढ़े बरगद ने कहा, एक पते की बात की, बोला इनको पेड़ पर चढ़ने की जरूरत क्या है भाई? उसने हाथी से कहा, अपनी सूंड उठाओ और सबसे ऊंचा फल तोड़ लो। जिराफ, तुम अपनी लंबी गर्दन उठाओ और सबसे ऊंचे पत्ते जितने भी तुम्हें लगे हैं पेड़ पर, उनको तुम खा सकते हो। ऊंट से कहा, तुम भी अपनी गर्दन पर करके अपने फल खा सकते हो। हाथी के बच्चे को पेड़ पर क्यों चढ़ना चाहिए? और फिर मछली को भी तालाब में से उसे वहीं सीखने दो। कहानी खत्म हो जाती है। देखें क्या सीखा हमने। दुर्भाग्य से आज स्कूली शिक्षा का सारा सिलेबस और करिकुलम सिर्फ बंदर के बच्चे के लिहाज से डिजाइन हुआ है। जंगल की पाठशाला में 35 बच्चों को पढ़ाते हैं हम, लेकिन उनमें से फर्स्ट अव्वल सिर्फ एक ही आता है, वो भी बंदर का बच्चा, बाकी 34 फेल हो जाते हैं। जब तक कि हर बच्चे के लिए अलग अलग सिलेबस नहीं होगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, अलग अलग स्कूल नहीं होंगे, वो कैसे सफल होगा? अब हाथी के बच्चों को पेड़ पर चढ़ाकर आप उसे अपमानित कर रहे हैं, जबरदस्ती उस पर आप फेलियर का ठप्पा लगा रहे हैं। ठीक है, बंदर के बच्चे को आप उत्साहित करिए, उसको प्रमोट करिए, कोई इश्यू नहीं, लेकिन वो बेचारे 34 बच्चों ने क्या किया, जो गलती की है, जो उनको आप परेशान कर रहे हो, उनको नालायक, कामचोर कह रहे हो आप। मछली भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगी, लेकिन समुद्र में तो लांग सकती है। तो इस कहानी का फाइनली सीख यही है कि अपने बच्चों की क्षमताओं और उनकी प्रतिभाओं का हमें कदर करके करें तो बेहतर होगा, चाहे वो पढ़ाई में हो, खेल में हो, नाच गाने में हो, कला में हो, अभिनय में हो, किसी भी क्षेत्र में। और अगर हम उसी दिशा में उनसे अच्छा करने देंगे तो वो और बेहतर कर सकते हैं। कहानी खत्म। क्या सुंदर कहानी थी सर। सच में हर इंसान को अपने अपने तरीके से लक्ष्य को पाने की चाहत होनी चाहिए और वह उसमें एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रभु तक पहुंचने के भक्ति में 9 अलग अलग मार्ग बताए गए हैं। तो ये तो भाई भौतिक ज्ञान है, हमें इसमें हर बच्चे के लिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक मौका हर ही बच्चे को मिलना चाहिए। उम्मीद है अभी की कहानी ने आप सबको, खासकर बच्चों को प्रेरित किया होगा। अगली बार फिर आपके सामने होगी ऐसी ही कोई प्रेरणादायक कहानी। देखते रहिए कहानियों का अनोखा अंदाज।